नीतीश जी की नजरों में अति पिछड़ी जातियां संवैधानिक पदों के लिए अयोग्य हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने की काबिलियत उनमें नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की बिहार कार्यकारिणी में ये जातियां नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अति पिछड़ी जातियों को शामिल नहीं करते। बिहार की कार्यकारिणी में अति पिछड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शामिल नहीं करते। सभी संवैधानिक पदों पर अति पिछड़े वर्ग की जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं देते। लेकिन नीतीश जी यह भूल जाते हैं कि यह 33% अति पिछड़ी वर्ग की जातियां हैं जो आपको वोट करती हैं। 33% अति पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जिसमें 18% जातियां जो हैं बिंद, नुनिया, मल्लाह, केवट, निषाद, कश्यप, मछुआरा, माझी, बेलदार, चाई, तीयर, खुलवर, सुरैया, गोरी, वनपर, भर, धीवर, बाथम, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, तुरा, गोर, जिनके वोट बैंक के बल पर नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि यदि हम यादव वोट बैंक की बात करें तो इनका झुकाव आरजेडी की तरफ है। 6% कोयरी वोटों में 2% कुर्मी वोट बैंक है जो नीतीश जी के साथ है, और 4% कुशवाहा वोट बैंक है जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी आरएलएसपी के साथ है। 15% मुस्लिम वोटर का रुझान एआईएफपी, एआईएमएमएम, एआईएमआईएम, आईयूएमएल, जेकेएनपीपी, आरजेडी, कांग्रेस आदि पार्टियां इन पर नजर रखती हैं। जहां तक हम 2% राजपूत, 3% बनिया और 3% ब्राह्मण भूमिहार वोट की बात करें तो यह हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की तरफ इनका रुझान रहता है। लेकिन इस कैटेगरी के नेता, इस जाति के नेता सभी पार्टियों के प्रमुख पदों पर होते हैं। नीतीश कुमार जी की राजनीति अति पिछड़े जातियों के 33% वोट बैंक पर टिकी है, क्योंकि उनके 2% कुर्मी वोटों से एक भी विधानसभा तक की सीट नहीं जीत सकते। बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना तो बहुत दूर की बात है। हम राज्यसभा के सदस्य जो बिहार से जीते हैं वे हैं श्रीमती मीसा भारती यादव आरजेडी से, श्री सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण बीजेपी से, श्री प्रेमचंद्र गुप्ता बनिया आरजेडी से, श्री हरिवंश जेडीयू से, प्रोफेसर मनोज कुमार झा ब्राह्मण आरजेडी से, श्री अहमद अशफाक करीम मुस्लिम आरजेडी से, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जेडीयू से, श्री रामविलास पासवान एलजेपी से, श्री एडी सिंह आरजेडी से, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह ब्राह्मण भूमिहार कांग्रेस से, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू से, श्री गोपाल नारायण सिंह राजपूत बीजेपी से, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह कुर्मी जेडीयू से, श्री रामनाथ ठाकुर नाई जेडीयू से, श्री विवेक ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार बीजेपी से। इन राज्यसभा सांसदों से, राज्यसभा के सांसदों से यह सिद्ध होता है कि बीजेपी ब्राह्मण राजपूत बनिए उम्मीदवारों को संवैधानिक पदों पर भेजना चाहती है। कांग्रेस भी ब्राह्मणी उम्मीदवारों को बढ़ावा देना चाहती है। आरजेडी, एलजेपी और जेडीयू
ने भी किसी भी अति पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को राज्यसभा नहीं भेजा। नीतीश कुमार जी को अति पिछड़ी जातियों को संवैधानिक पदों पर तो नहीं भेजना, जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी नहीं शामिल करना, जनता दल यूनाइटेड की बिहार कार्यकारिणी में भी इनको शामिल नहीं करना, तो नीतीश जी को इनका वोट बैंक अति पिछड़े वर्ग के जातियों का वोट कैसे लें, तो इन्होंने इसके लिए अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं, जैसे बुनकर, जल श्रमिक, सहकारिता, दलित एवं आदिवासी प्रकोष्ठ। इन जाति के लोगों को इन प्रकोष्ठों में शामिल किया जाता है और इन प्रकोष्ठों तक सीमित रखा जाता है, और इस वोट बैंक से जीतने के बाद सभी संवैधानिक पदों पर राजपूतों, बनियों और ब्राह्मण प्रतिनिधियों को आगे भेजा जाता है। अति पिछड़े वर्ग की जातियों को पीछे छोड़ दिया जाता है। ये इनके इस पर एक कमेंट है कि अति पिछड़े वर्ग की 33% वोट बैंकों को हथियाने के लिए अलग अलग प्रकोष्ठ तो बना दिए, लेकिन क्या राज्यसभा में, राज्य विधान परिषद में और अन्य हजारों संवैधानिक पदों पर इन जातियों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलाया? अति पिछड़े वर्ग की मां बहनों को प्रतिनिधित्व छीनना बंद करो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में 21 राज्यों के अध्यक्ष और 91 सदस्य शामिल हैं, जिसमें अति पिछड़े वर्ग की जातियों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हैं। उनको जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जहां तक हम प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष, 19 महासचिव, 11 सचिव, 38 संगठन प्रभारी, 59 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं, लेकिन इनमें भी 33% अति पिछड़ी जातियों के नेताओं को, के प्रतिनिधियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों और राज्य कार्यकारिणी सदस्यों के नाम पर मोहर लगा दी है। जेडीयू द्वारा जारी सूची में 12 उपाध्यक्ष, 19 महासचिव, 11 सचिव, 38 संगठन प्रभारी और 59 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। विधान पार्षद लल्लन सर्राफ को कोषाध्यक्ष बनाए रखा गया है। विधानमंडल के नेता, पार्टी के सभी वर्तमान सांसद, विधायक, विधान पार्षद और बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। अब हम मुद्दों की बात कर लेते हैं। इस पर भी जनता दल यूनाइटेड सफल होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भारत के संविधान में अनेकों मुद्दे हैं जिन पर काम करना है, लेकिन जिसमें 7 मुख्य मुद्दे हैं। 1 स्वास्थ्य, 2 शिक्षा, 3 रोजगार, 4 मूल संपत्ति, 5 मूल सेवाएं, 6 सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, 7 संसाधनों पर सामूहिक मालिकाना अधिकार। इन मुद्दों पर एक हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। हम यहां पर इनकी तुलना राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के मुद्दों से करेंगे। तो जनता दल यूनाइटेड का पहला मुद्दा है न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास, यह श्री नीतीश कुमार के विजन और शासन का सूत्र वाक्य है। यही वो सोच है जिसकी बदौलत श्री नीतीश कुमार ने देश और दुनिया में बिहार को एक नई पहचान दिलाई है। आज बिहार के हर क्षेत्र में हर तबके का एक समान विकास हो रहा है। जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हैं। आज बिहार में हर लिहाजे से कानून का राज है। श्री नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार की कोई ऐसी नीतियां
और कई ऐसी नीतियां और कार्यक्रम हैं जिसे कई अन्य राज्यों के साथ साथ केंद्र ने भी सराहा और अपनाया है। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों से न्याय के साथ विकास की इस अवधारणा को और बल मिला है। जहां तक न्याय की बात है, नीतीश कुमार जी को अति पिछड़े वर्ग का वोट चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने जनता दल यूनाइटेड की राज्य कार्यकारिणी में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं दिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं दिया और संवैधानिक पदों पर भी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं दिला पाए, तो फिर किस मुंह से न्याय की बात करते हैं। सुशासन 2005 में बिहार की बागडोर संभालने के बाद श्री नीतीश कुमार से उनकी प्राथमिकता पूछी गई तो उन्होंने कहा गवर्नेंस। उनसे उनकी दूसरी प्राथमिकता पूछी गई तब भी उन्होंने जवाब दिया गवर्नेंस, और तीसरी प्राथमिकता पूछे जाने पर भी उनका जवाब था गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी सुशासन के प्रति यह थी कि उनकी प्रतिबद्धता जो तब से अब तक एक समान है। उनके शासन में लोगों ने उस सुशासन का स्वाद चखा जिसकी परिभाषा वे भूल चुके थे। वे सचमुच भूल गए थे कि सरकार का दायित्व क्या है, लोगों की सेवा क्या होती है, विकास किस चिड़िया का नाम है और इच्छा शक्ति से किस तरह चमत्कार भी मुमकिन है। श्री नीतीश कुमार के सुशासन की यात्रा वास्तव में 2005 में मुख्यमंत्री सचिवालय में रिमिंगटन की टूटी फूटी टाइप मशीन से शुरू करके आज ई गवर्नेंस के लिए पुरस्कृत होने वाले बिहार की यात्रा है। आज बिहार सुशासन की अद्भुत वानगी है। नीतीश जी की यह अपनी पीठ स्वयं थोपने वाली बात है, नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश बन गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश बन गया है, रोजगार उपलब्ध कराने में बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश बन गया है। फिर यह किस सुशासन की बात करते हैं। कानून का राज 2005 में श्री नीतीश कुमार को 118 नरसंहारों और फिरौतियों के लिए 5243 अपहरणों का बिहार मिला था। बिहार के लिए जंगल राज शब्द जैसे रूढ़ हो गया था। यह उनकी करिश्माई नेतृत्व है कि उन्होंने वहां से निकालकर बिहार को कई मामलों में विकसित प्रदेशों से भी आगे खड़ा कर दिया। राज्य में कानून को राजनीतिक हस्तक्षेप से सर्वथा मुक्त कर उसके प्रति लोगों में फिर से आस्था पैदा करना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे उन्होंने पूरा किया। जहां तक कानून राज की बात है, बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में, हर क्षेत्र में नए नए माफिया उभर रहे हैं, जो स्टेट प्रायोजित माफिया हैं, जिनके बगैर कोई काम नहीं होता, लोगों को उनके अधीन किया जा रहा है। फिर आप किस कानून राज की बात कर रहे हो। किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, कोई कानून का राज नहीं है। हर काम के लिए पैसा देना पड़ता है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सामाजिक सरोकार आमतौर पर सरकारें अपने एजेंडे में लोक कल्याण व नागरिक सुविधाओं को तो लेती हैं, लेकिन शराबबंदी, दहेजबंदी, बाल विवाह उन्मूलन जैसे सामाजिक सरोकार और सामाजिक सुधार से जुड़े मुद्दे वहां नहीं दिखा करते। जेडीयू ने इस मिथ्य को तोड़ा और यह बताया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सरकार समाज सुधार को भी नया आयाम दे सकती है। श्री नीतीश कुमार ने हाशिए पर फेंक दिए गए इन मुद्दों को अपने कार्यक्रमों के केंद्र में रखा और देश और दुनिया को समान के सामने एक नया प्रतिमान स्थापित किया। जिस प्रदेश में शिक्षा सबसे निम्न स्तर पर हो, विज्ञान की कोई चर्चा ना हो, संविधान न लागू किया जाता हो, संविधान के प्रति लोगों की कोई रुचि ना हो, कोई जानकारी ना हो, वहां पर सामाजिक सरोकार की बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना,
समानता की बात करना, किस समानता की बात कर रहे हैं जहां अति पिछड़े वर्ग की जातियों को किसी भी क्षेत्र में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड की राज्य कार्यकारिणी में, जनता दल की यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, जनता दल द्वारा भेजे गए सभी संवैधानिक पदों पर इनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। तो आप किस सामाजिक सरोकार की बात कर रहे हो? महिला सशक्तिकरण, कन्या सुरक्षा और साइकिल व पोशाक योजना से आरक्षण तक ऐसे कई ऐतिहासिक महत्व के कार्य हैं जिनकी बदौलत बिहार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रतिमान स्थापित किया है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां 2005 में पंचायत स्तर पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। वहीं सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया। बालिकाओं के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति योजना ने उन्हें सदियों लंबी घुटन से मुक्ति दिलाई। कन्या सुरक्षा योजना आधी आबादी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा उदाहरण है। महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व आप दोगे नहीं। जो पंचायत में जहां तक आरक्षण की बात है वह संविधान में ही प्रावधान है कि महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। उसमें आपने कौन सा नया काम किया? 33% अति पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए आपने कौन से दरवाजे खोले? आपने अपनी बिहार कार्यकारिणी के रास्ते बंद कर दिए, आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के रास्ते बंद कर दिए, आपने सभी संवैधानिक पदों पर केवल राजपूतों, बनियों और ब्राह्मण भूमिहार लोगों को आगे भेजा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, श्री नीतीश कुमार ने नीड और ग्रीड का फर्क समझाया है। आज जबकि ज्यादातर पार्टियां भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने में लगी है, हमारी पार्टी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को बहुत मजबूती से निभाया है। यहां देश में पहली बार हो रहा है कि भ्रष्टाचार की कमाई से बने सरकारी अधिकारी या बंगले को जब्त कर, सरकारी अधिकारी के बंगले को जब्त कर उसमें स्कूल खोला जा रहा है। किसी भी सरकारी कार्यालय में जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनसे ढंग से बात नहीं किया जाता है। कोई व्यक्ति थाने में जाता है तो पहले उसे डांट के बाहर निकाल दिया जाता है, उसका FIR नहीं लिखा जाता। यह कहा जाता है कि अभी अधिकारी नहीं है, बाद में आएंगे। यह हर थाने में, हर सारे सरकारी कार्यालयों में यह ट्रेंड बना हुआ है। और आप भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आपको संविधान को बिहार में पूरी तरह से लागू करना चाहिए था। अगर भारत का संविधान पूरे बिहार में पूरी तरह से लागू हो जाता तो सभी लोगों की सारी समस्याएं हल हो जाती। कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में जाता तो सरकारी सेवक उन्हें परेशान नहीं करता, उनसे रिश्वत नहीं मांगता। हर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती, सभी बालक बालिकाएं शिक्षित होते, रोजगार की कोई कमी नहीं होती, सभी को मूल संपत्ति मिलती, सभी को मूल सेवाएं उपलब्ध होती, सभी वर्ग को सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता, संसाधनों पर सामूहिक मालिकाना अधिकार होता। लेकिन आपने 15 साल बर्बाद कर दिए और संविधान को लागू नहीं किया। यह बिहार का एक ऐसा घाटा है जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो यह सिद्ध होता है कि नीतीश कुमार जी को 33% वोट बैंक वाले अति पिछड़ी जातियों के लोगों का वोट चाहिए, लेकिन उनकी नजर में, नीतीश जी की नजर में अति पिछड़ी जातियां संवैधानिक पदों के लिए अयोग्य हैं। जनता दल यूनाइटेड के राज्य कार्यकारिणी के लिए अयोग्य हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए जनसंख्या के अनुपात में दिए जाने के लिए अयोग्य है।